जनरल स्टडी का मॉक टेस्ट 1 है ये, ठीक है। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इन्यूमरेट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 है ये, संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए और साथ ही उनके महत्व की भी चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर ये है, संसदीय विशेषाधिकार संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्रदत्त अधिकार और उन्मुक्तियों का समुच्चय होता है। इन विशेषाधिकारों के बिना वे अपने कृत्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो पाता। साथ ही ये विशेषाधिकार अन्य निकायों या व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों का अधिरोहित होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद को संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि अभी तक इस प्रकार का कोई भी कानून पारित नहीं किया गया है और संविधान के लागू होने के पूर्व से सदन सदस्यों और इसकी समितियों को उपलब्ध उन विशेषाधिकारों का अनुपालन वर्तमान में भी किया जा सकता है। सदन के सामूहिक विशेषाधिकार क्या है कि इसे अपने वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने और अन्य के द्वारा इन्हें प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देने का अधिकार है। यानी कि संसद में जो वाद विवाद होता है उस कार्यवाही को प्रकाशित वो कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा उसके वाद विवाद को प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक कि उससे अनुमति ना ले ले। हालांकि प्रेस द्वारा संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग का प्रकाशन किया जा सकता है। संसदीय कार्यवाही में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित करने और गुप्त बैठकें आयोजित करने का अधिकार होता है। सदन में आंतरिक मामलों को विनियमित करने और संसद के अंदर उत्पन्न होने वाले मामले का समाधान करने का अधिकार होता है। संसद अपनी कार्यवाही के संचालन कार्य के प्रबंधन उन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है। सदन के परिसर में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, सदन या बाहरी व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। न्यायालयों को किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही में पूछताछ करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। सदन को अपने किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्धि, कारावास और मुक्ति संबंधी तत्कालीन सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों की भी उसके विशेषाधिकारों के हनन और सदन की अवमानना करने पर भर्त्सना कर सकता है, उन्हें चेतावनी दे सकता है या कारावास द्वारा दंडित कर सकता है। सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है कि उन्हें संसद या उसकी समितियों में उसके द्वारा दिए गए वक्तव्य या मत के लिए वाक की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। संसद के सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान कार्यवाही में भाग प्रारंभ होने से 40 दिन पूर्व और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त होता है। उन्हें संसद के सत्र के दौरान किसी न्यायालय से लंबित मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करने और साक्षी बनाने से प्राप्त स्वतंत्रता होती है। इसका महत्व क्या है? तो यह है सदस्यों को सदन में बिना किसी भय के स्वेच्छा से अपने विचार प्रस्तुत करने और अपने दृष्टिकोण के अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चर्चा को सक्षम बनाता है। ये चर्चा को अनुचित तरीके से प्रस्तुत करने, कार्यवाही के समय में पूर्व प्रकाशन को रोकता है। सदन के भीतर कहे या दिए गए किसी वक्तव्य के संबंध में विधिक न्यायालय में कार्यवाही से उन्मुक्ति की स्वाभाविक परिणति आंतरिक स्वायत्तता के रूप में होती है। ये सदस्यों के संसदीय कर्तव्यों के अनुपालन को बाधित करने से रोकता है। ये सुनिश्चित करता है कि सदन में एक सदस्य की उपस्थिति को किसी मामले में उसके जूरी और साक्षी बनने जैसे अन्य सभी दायित्वों पर वरीयता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार ये विशेषाधिकार दोनों सदन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सदस्यों के अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखते हैं। संसदीय सदस्यों के लिए उनके संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत के संविधान में यथालिखित वित्त आयोग की संरचना और कार्यों का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस भारत के संघीय ढांचे में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संतुलन को समाप्त करने हेतु केंद्र से राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण और राज्यों के मध्य उसके वितरण को सक्षम बनाने का कार्य सौंपा गया है। वित्त आयोग की संरचना। वित्त आयोग की संरचना की बात करें
तो वित्त आयोग की संरचना कैसी होती है कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि संविधान के द्वारा संसद को इन सदस्यों की योग्यता का चयन और प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु अधिकृत किया गया है। तदनुसार अध्यक्ष को सार्वजनिक मामले का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए और अन्य 4 सदस्यों को निम्नलिखित में से नियुक्त किया जाना चाहिए। जैसे कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लोक लेखा और वित्त मामले का विशेष ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामले का व्यापक अनुभव हो। ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विषय से ज्ञाता हो। वित्त आयोग का कार्य क्या क्या है? तो वित्त आयोग का कार्य जो है वो यही है कि जैसा कि अनुच्छेद 280(3) में उल्लेखित है कि वित्त आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित के संबंध में अनुशंसा की जाती है, जैसे संघ और राज्य के मध्य करों की विशुद्ध प्राप्तियों का वितरण और मध्य इन प्राप्तियों का आवंटन करना, भारत की संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व संबंधी सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधन के अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को मजबूत सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। अतः वित्त आयोग वित्तीय संघवाद को मजबूत करने और सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एक महत्वपूर्ण संस्थान है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। हालिया वित्त आयोग डॉक्टर N.K. सिंह की अध्यक्षता में 217 में गठित किया गया था और अभी जो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसमें सिर्फ 15वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग शुरू हो गया है। उद्देशिका संविधान के प्रावधान। उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें कहता है कि उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित समान उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है और संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की एक कुंजी है। व्याख्या कीजिए कि साथ ही उद्देशिका की संशोधनीयता पर भी टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है यहाँ है। उद्देशिका जो है वो संविधान का एक प्रारंभिक दस्तावेज है जो प्राधिकार के स्रोत और भारतीय राज्य की प्रकृति और संविधान के उद्देश्य और संविधान के अंगीकरण की तिथि को अभिव्यक्त करती है। इस मूलभूत दर्शन और मूल्यों को अभिव्यक्त किया गया है तथा इसमें संविधान सभा के महानतम और आदर्शवादी दृष्टिकोण निहित होते हैं। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत है और ये दर्शाता है कि इसमें निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर एक न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का लक्ष्य साकार करना था। उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित समान उद्देश्य को अभिव्यक्त करती है, जैसे कि न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समता। तो न्याय में क्या है, जैसे कि न्याय में जो है क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मूल अधिकारों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान शामिल हैं जिनका उद्देश्य असमानताओं का उन्मूलन, भेदभाव की समाप्ति और सभी के लिए समान अधिकारों को सुनिश्चित करना है। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25, 28 अल्पसंख्यक सहित सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की यह निम्नलिखित अनुच्छेदों में परिलक्षित नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक समता को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 14 से 18 में समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव तथा बिना किसी भेदभाव के सभी पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 जीविका के पर्याप्त संसाधन, समान कार्य के लिए समान वेतन और के अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 325 और 326 के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ ही बिना किसी भेदभाव के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। बंधुता, सभी व्यक्ति के लिए गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकल नागरिकता एक तंत्र माध्यम से बंधुता की भावना को प्रोत्साहित करती है। सिंगल सिटीजनशिप।
भारत के सभी लोगों में सौहार्द और भ्रातृत्व भावना को विकसित करना प्रत्येक नागरिक का एक मूल्य कर्तव्य है। चूंकि उद्देशिका हमारे संविधान की कुंजी है, इसलिए इसमें संशोधन करने के संबंध में भी प्रश्न उठाए गए हैं। इस प्रश्न का समाधान केशवानंद भारती वाद 1973 में किया गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है और इस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अधीन अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधित किया जा सकता है। इसके पूर्व बेरुवाड़ी संवाद 1960 में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है और इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब तक उद्देशिका को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया। इसके माध्यम से उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें कहता है कि समानुषंगिकता के सिद्धांत और इसके महत्व की व्याख्या कीजिए और चर्चा कीजिए कि 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, इस अधिनियम से प्राप्त करने हेतु किस प्रकार ये प्रयास करता है। तो इसका उत्तर यहाँ है। इसमें कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी से आशय यह है कि केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा उन कार्यों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें निचले और स्थानीय स्तर पर कुशलतापूर्वक किया जा सकता है, बल्कि उस प्राधिकरण के द्वारा उन्हें समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। समस्त समुदाय की गतिविधियों के साथ साथ अपनी गतिविधियों के समन्वय हेतु सहायता प्रदान करना चाहिए। यह निर्णय में नागरिकों की घनिष्ठ रूप से भागीदारी को सुनिश्चित करता है और इस तथ्य की निरंतर जांच की जाती है कि सामुदायिक स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भावनाओं के संदर्भ में न्यायोचित है या नहीं। सिद्धांत और महत्व। व्यापक लोकतांत्रिक सहभागिता। समानुषंगिकता लोकतांत्रिक प्रणाली को पूर्ण वैधता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। स्थानीय समुदायों के द्वारा कार्यक्रमों के अधिक स्वामित्व के साथ साथ स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है। बेहतर प्रशासनिक और आर्थिक क्षमता दक्षता। लोगों को अपने क्षेत्र में विद्यमान समस्याओं का बेहतर ज्ञान होता है अपने क्षेत्र में उनके पास इस बात का बेहतर समझ होती है कि धन का व्यय कहाँ किया जाए और कार्यों का किस प्रकार अधिक कुशलता से प्रबंधित किया जाए। उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण क्या है। किसी विशेष स्तर के लिए जो कुछ भी बेहतर कार्रवाई की जानी है उसे उसी स्तर पर ही अपनाया जाना चाहिए, न कि उच्च स्तर पर। यह विभिन्न स्तरों पर निष्पादित होने वाले कार्य हेतु तर्क संगत और यथार्थवादी विश्लेषण को अनिवार्य बनाता है और इस प्रकार उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण करता है। बेहतर निर्णय और नीति निर्माण। एक बार जब निर्णय निर्माण और उसके परिणामों को स्थानीय स्तर पर पूर्णतः संयोजित कर दिया जाता है तो लोगों द्वारा बेहतर तरीके से शासन के माध्यम से कठोर कार्यवाहियों को अपनाने की आवश्यकता का समर्थन किया जाता है। साथ ही यह ऐसी नीति निर्माण को भी सहायता करता है जिस पर सभी हितधारकों की सहमति हो। समानुषंगिकता का सिद्धांत विशेषतः बृहद भौगोलिक विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की विविध आवश्यकताओं जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से किया जा सकता है के कारण भारत के लिए प्रासंगिक होता जा रहा है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निम्नलिखित के माध्यम से समानुषंगिकता के सिद्धांत की विशेषताओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ग्रामीण आवास, निर्धनता उन्मूलन, पेयजल आदि जैसी 29 कार्यात्मक मुद्दों के प्रबंधन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जमीनी स्तर तक व्यापक शक्ति हस्तांतरित करना। ग्राम सभा की स्थापना। गाँव के सभी मतदाता जिसके सदस्य होते हैं, ग्राम सभा की स्थापना के माध्यम से समुदाय की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना। पंचायत ग्राम सभा की समग्र निगरानी में काम करती है। निधि। राज्य वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को निधि मिलती है। कार्यों और कार्यवाहियों के प्रभावी हस्तांतरण हेतु प्रावधान किया गया है। यह राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के माध्यम से स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित रूप से चुनाव के आयोजन को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाता है। पंचायत के चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप को रोक
केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्य इसके बेहतर उदाहरण हैं, जो ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से समानुषंगिकता सिद्धांत की विशेषताओं को प्राप्त किया जा सकता है। स्थानीय शासन का पूर्ण रूप से लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया जाए। एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्वेश्चन नंबर 5 है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाले प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर यही है। न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का एक स्वाभाविक परिणाम है और इसे न्याय की प्रणाली की रक्षा के लिए अभिकल्पित किया गया है, जिससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और निष्ठा बना रहे। एक स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका, कार्यपालिका और लोकप्रिय मतों के प्रभाव का नियंत्रण से मुक्ति होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व। देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका विधि के शासन को बनाए रखती है, जो एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए बहुत ही जरूरी है। ये एक प्रहरी वॉच डॉग के रूप में काम करती है और इसके द्वारा ये जांच की जाती है कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किए बिना उचित रूप से काम कर रही है या नहीं। केंद्र और राज्यों के मध्य के अंतर विवाद का समाधान करके संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है। अंतिम व्याख्याकार इंटरप्रेटर और संवैधानिक संरक्षण के रूप में न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें बिना किसी भय और पक्षपात के समान न्याय प्रदान करती है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाले प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं। कार्यकाल की सुरक्षा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कार्यपालिका को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक होता है। सेवा की शर्तें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संविधान द्वारा नियत किए गए और ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्या है कि संसद उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विस्तार कर सकती है, परंतु उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्ति को कम नहीं कर सकती है। ये अनुच्छेद 138 में व्याख्या किया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 ये निर्देशित करता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाए जाएंगे। न्यायाधीशों के आचरण पर विधानमंडल में कोई बहस नहीं होगी। अनुच्छेद 121 के अनुसार महाभियोग प्रक्रिया के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में न तो संसद में और न ही राज्य विधानमंडल में कोई बहस की जा सकती है। अवमानना पर दंड देने की शक्ति। उच्चतम न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 129 सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकार के समक्ष वकालत और कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। भारत जैसे देश के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण है और ये संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित करने और देश के सभी नागरिकों के हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्याभूत 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए, जिसके साथ ही संविधान ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है, इस पर भी टिप्पणी कीजिए। और उसका उत्तर यहाँ है कि संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को निम्नलिखित 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध
सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम और संघ बनाने और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करना, उद्देश्य और मूल अधिकारों के द्वारा प्रत्यभूत स्वतंत्रताएं असीम न होकर सीमित है। यदि उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो समाज स्वतंत्रता समाज में अराजकता और नस्लभेद और समाज विरोधी गतिविधियों की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए संविधान में कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए इस अधिकार के उपयोग पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यापक सामाजिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में राज्य भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, न्याय की मानहानि, शिष्टाचार, नैतिकता और अपराध में संलिप्तता के आधार पर नियुक्त निर्बंधन आरोपित कर सकते हैं। राज्य दो आधारों पर सभाओं के आयोजन संबंधी अधिकार के उपयोग पर उचित प्रतिबंध आरोपित कर सकता है, अर्थात भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात प्रबंधन। इसी प्रकार कुछ निर्दिष्ट आधारों पर आईपीसी की धारा 141 के अंतर्गत 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा को प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर संघ की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। स्वतंत्र आबाद संचरण और निवास की स्वतंत्रता आम लोगों के हितों और किसी भी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा हितों के अधीन है। वृत्ति की स्वतंत्रता को कुछ निश्चित प्रकार के व्यवसाय के लिए लाइसेंसिंग, पेशेवर तकनीकी योग्यताओं का निर्धारण आदि के माध्यम से आम लोगों के हितों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनैतिक और जोखिमपूर्ण वृत्ति, पेशे और व्यवसाय और व्यापार इस अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के मध्य एक बेहतर संतुलन के परिणाम स्वरूप एक नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना होगी, जिसमें नागरिक देश की सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया में पूर्णतः और प्रभावी रूप से भाग ले सकते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन है कि भारत में महंगी और समय साध वाद प्रक्रिया में लोक में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्व की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। भारत में वाद प्रक्रिया वर्तमान में उच्च लागत और विलंबता जैसी समस्याओं से ग्रसित है। इसके लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात का कम होना है, अनेक अपरिहार्य कारण जैसे कि अपील एवं पुनः विचार के कई चरण, न्यायालय की जटिल तकनीकों के कारण वकीलों पर निर्भरता और न्यायालय और वकीलों के द्वारा उच्च शुल्क वसूल किया जाना आदि प्रक्रियावाद विलंबता जैसे कारण उत्तरदायी है। वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर प्रक्रिया विवाद समाधान की पारंपरिक प्रक्रिया हेतु एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये वाद प्रक्रिया में शामिल पक्षों को सुलभ और उपयोगी और अनौपचारिक, स्वैच्छिक, त्वरित और आर्थिक रूप से वहनीय न्याय उपलब्ध कराती है। भारत में एडीआर तंत्र के अंतर्गत अन्य संसाधनों के साथ साथ पंचायत मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालत और उपभोक्तावाद निवारण प्रणाली शामिल है। एडीआर का महत्व, ये त्वरित न्याय की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले अंतिम निर्णय पर उसमें शामिल पक्षों की परस्पर सहमति होती है। इसके परिणाम स्वरूप लिए गए निर्णयों का त्वरित क्रियान्वयन होता है। वैवाहिक और पारिवारिक मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान में मध्यस्थता द्वारा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। अधिकांश एडीआर प्रक्रियाएं एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित होती है। यह परामर्श और मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से न्याय को सुलभ बनाता है। एडीआर के अंतर्गत कार्यवाही का स्वरूप अनौपचारिक होता है और वकील की नियुक्ति करने जैसी न्यायालय की विधिक और अनौपचारिक जटिलताओं में इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। सरकारी विभागों, एजेंसियों के मध्य विवाद को वाद प्रक्रिया के बजाय न्यायालय की मध्यस्थता के माध्यम से बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। इसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है, तब जब कोई मामला न्यायालय के समक्ष लंबित हो। एडीआर एक प्रक्रिया निर्णयाली कार्यवाही की महंगी और लंबी प्रक्रिया की तुलना में प्राय कम तनावपूर्ण होता है। एडीआर लोगों को एडीआर प्रक्रिया के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करने में अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसा कि मलीमथ समिति द्वारा कहा गया कि एडीआर न्याय प्रणाली में विलंब और भीड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने हेतु विकासशील देशों में एडीआर तंत्र को शामिल किया जा रहा है। भारत में एडीआर का अंगीकरण एवं इसे लोकप्रिय बनाना भारत में सभी के लिए न्याय प्राप्त करने के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रमुख कदम सिद्ध होगा। ऐसा तर्क दिया जाता है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को और एक परिसंघ को सृजित किया है। व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें कहता है कि जैसे कि इसका आंसर है
कि हमारे संविधान के निर्माण के बाद से ही इस वाद विवाद के द्वारा ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, क्या भारत में संघीय संविधान है या संघीय सरकार है। भारत में संघवाद को संविधान का एक आधारभूत ढांचा माना जाता है, हालांकि इस शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे संघीय राज्य बनाती है। सबसे पहला तो इसमें लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है। लिखित संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों के स्पष्ट विभाजन को सुनिश्चित करता है। अंत में संविधान केंद्र राज्य संबंधों के विषय में संविधान में सभी प्रावधानों को केवल राज्य विधानसभाओं और संसद की कार्यवाही द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची प्रशासन के विषयों को संघ और राज्य और समवर्ती सूची में विभाजित करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करता है। द्विसदनीय विधानमंडल द्विसदनीय प्रणाली को एक परिसंघ प्रणाली में आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसमें केवल उच्च सदन के पास यह निर्धारित करने की शक्ति होती है कि विभिन्न इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। दोहरी शासन व्यवस्था, ये एक संघीय राज्य है, 2 सरकारें विद्यमान होती है और एक केंद्रीय स्तर पर दूसरी राज्य स्तर पर। भारतीय संविधान ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ का सृजन किया है। सशक्त केंद्र, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो संघीय दृष्टिकोण से काफी अनुचित है। उदाहरण के लिए संघ सूची राज्य सूची की तुलना में महत्वपूर्ण और अपेक्षाकृत अधिक विषय शामिल है। विशेष शक्ति, संसद कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। आपातकालीन उपबंध, आपातकाल के दौरान संविधान किसी भी औपचारिक संशोधन के बिना संघीय तंत्र एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित हो जाता है। राज्य अविनाशी नहीं है। भारत में राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का अधिकार प्राप्त नहीं है। संसद एक पक्षीय कार्रवाई द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा और नाम परिवर्तित कर सकता है। राज्यपालों की भूमिका, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके कार्यों को राज्य सरकार की कार्यप्रणाली में केंद्र द्वारा हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। वित्तीय शक्तियों का संकेंद्रण संघ में निहित होता है, क्योंकि अधिक राजस्व सृजित करने वाली केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन होते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को अनुदान और ऋण अपने अपने विवेकानुसार ही प्रदान किया जाता है। ये सत्य है कि संघ को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियां सौंपी गई हैं, किंतु ये प्रश्न केवल मात्रात्मक भिन्नता को प्रदर्शित करता है, न कि गुणात्मक भिन्नता को, क्योंकि परिसंघ की सभी मूलभूत विशेषताएं भारतीय संविधान में विद्यमान है। केसी वेयर के अनुसार व्यवहार में भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघीय है, किंतु इसका स्वरूप संघीय नहीं है, पूर्णतः संघीय नहीं है। ये एक आदर्श प्रकार का संघ है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारतीय परिसंघ की प्रकृति विशिष्ट है, अर्थात यह एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला परिसंघ है और देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप इसे निर्मित किया गया है। 9वां क्वेश्चन है कि भारत में सरकार और प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है, इसकी चर्चा कीजिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है। इसका उत्तर है कि भारतीय संविधान द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना की गई, जिसमें कार्यपालिका अपने कृत्यों और नीतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कैबिनेट के सदस्यों का चयन विधायिका से किया जाता है। मंत्री सामान्यतः संसद के प्रति सामूहिक रूप से तथा विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। संसद कार्यपालिका पर प्रश्नकाल और शून्यकाल और अल्प अवधि की चर्चा और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। संसद की जो कार्यपालिका होती है वो प्रश्नकाल, शून्यकाल, अल्पावधि की चर्चा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। वे अपनी समिति जैसे सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इत्यादि के माध्यम से कार्रवाई के कार्यों का अधीक्षण करती है।
अधिनियमित किए जाने वाले किसी भी कानून को संसद के दोनों सदन के सदस्यों के बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि प्रत्योजित कार्यपालिका विधान संबंधी विषयों पर नियमों और विनियमों को परीक्षण के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है। कार्यपालिका के वित्तीय मामले पर संसद बजटीय नियंत्रण और बजट पश्चात नियंत्रण स्थापित करती है। संसद के अनुमोदन के बिना कार्यपालिका न तो किसी प्रकार का आरोपण और संग्रहण कर सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। कार्यपालिका के वित्तीय मामलों में संसद बजटीय नियंत्रण बजट पश्चात नियंत्रण स्थापित करती है। संसद के अनुमोदन के बिना कार्यपालिका न तो किसी प्रकार का कर आरोपण कर सकती है और न ही संग्रहण कर सकती है, न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। संसद सभी अपनी समितियों की सहायता सरकारी व्यय और वित्तीय निष्पादन की जांच करती है। हालांकि वास्तविक रूप से कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। देश का प्रशासन इतना विशाल और इतना जटिल है कि संसद के पास ना तो इतना समय है और ना ही इतनी विशेषज्ञता है कि वे प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। संसद सामान्यतः साधारण व्यक्ति होते हैं। जिन्हें तकनीकी प्रकृति और अनुदान मांगों को बेहतर ढंग से समझने में कठिनाई होती है। बहुमत प्राप्त होने के कारण कार्यपालिका को विधायी नेतृत्व प्राप्त होता है और परिणाम स्वरूप यह नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी प्रभावी आलोचना की संभावनाओं को कम करते हैं। जांच समिति और सार्वजनिक व्यय हो जाने के पश्चात ना ही पहले इनके निरीक्षण किया जाता है। गिलोटिन के बढ़ते प्रचलन के कारण वित्तीय नियंत्रण की संभावना भी सीमित हो जाती है। प्रत्याशित विधान विस्तार के परिणाम स्वरूप संसद विधि निर्माण की शक्ति में कमी तथा अधिकारी वर्ग शक्तियों में वृद्धि हुई है। सशक्त, स्थिर और सिद्धांतवादी विपक्ष के अभाव ने प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की प्रभावशीलता को भी कम कर दिया है। चूंकि संसदीय नियंत्रण सामान्यतः विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारित, साधारण और राजनीतिक प्रकृति का होता है, इसलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में सरकार और प्रशासन का विधायी नियंत्रण व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है और ये नियंत्रण इतना प्रभावी नहीं है जितना इसे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल होने की मूल योजना को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पक्ष में क्यों प्रतिस्थापित कर दिया। साथ ही राज्यपालों की नियुक्ति में वर्तमान तरीके के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों का उल्लेख कीजिए। देखो यहाँ पे राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल भारत के किसी भी राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। हालांकि प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के दौरान नियुक्त राज्यपालों के समान यानी ब्रिटिश के टाइम में भी जो है राज्यपाल उसी तरह से नियुक्त किए जाते थे। हालांकि प्रारंभ में संविधान सभा राज्यपाल के निर्वाचन की पद्धति और राज्य में उनकी भूमिका के संबंध में एकमत नहीं था। अंततः संविधान सभा ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्राधिकारों के समक्ष चुनौती उत्पन्न करेगा। वे राज्य स्तर पर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र नहीं चाहते थे। साथ ही उनके द्वारा संसदीय कार्यकारी प्रणाली को अपनाया गया था, जिसमें राज्य और सरकार के प्रमुख का निर्वाचन क्रम से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। जिसके अतिरिक्त चूंकि राज्यपाल भारतीय संघीय प्रणाली की योजना को संतुलित करने में एक वित्तीय भूमिका निभाता है, इस प्रकार इस बात पर सहमति हुई कि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और पदच्युत किया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा। राज्यपालों की नियुक्ति वर्तमान पद्धति के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों को निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि अस्थिरता। राज्यपालों की नियुक्ति की वर्तमान पद्धति के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्क में निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी। राज्यपालों की नियुक्ति और पदच्युति की प्रक्रिया को असंगत माना जाता है, क्योंकि केंद्र में सरकार के परिवर्तन हो जाने पर प्राय उन्हें भी परिवर्तित कर दिया जाता है। बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद 2010 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि राज्यपालों को मनमाने तरीके से पदच्युत या हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। देखो भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म हो गया। सत्तारूढ़ दलों ने प्राय निष्ठावान लोगों को प्रसन्न करने हेतु राज्यपाल के पद का उपयोग किया और इसी प्रकार ये राजनीतिज्ञों के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात निर्वाह का साधन बन गया है। नेपोटिज्म